हेलो एवरीवन, मैं पवन जांगीर स्वागत करता हूं 12th प्लस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात करें तो देखिए, इक्वेशन होती है हमारे पास डी की पावर n, यहाँ पर y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस फिर यहाँ पे साथ में कांस्टेंट आएगा a1 डी की पावर n माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस अब यहाँ पे नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा? a2 डी की पावर n माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस, ठीक है। ये अप टू हमारे पास लास्ट देखिए a1 a2 लास्ट कोफिशिएंट अपन मान लेते हैं यहाँ पे इसका an, ठीक है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा y, क्योंकि ये जो लास्ट में इसका डेरिवेटिव है लास्ट में जाते हुए जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसमें अपसेंट रहेगा। इज इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं q ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में क्या है? कोई x का फलन हो जाएगा जिसको हम q ऑफ x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये क्या है? इसके जो डेरिवेटिव के जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो क्या है? सब के सब यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ a1 a2 a3 अप टू an, ये सब के सब क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे यानी अचर, ठीक है। तो क्या हो गया? ये जो भी डेरिवेटिव है इनके कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास दे रखा है इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर d की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n। अब ये क्या है हमारे पास? ये है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको किसके बराबर लिख सकते हैं अपन? d कैपिटल D की पावर n के बराबर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है इनको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक। तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पे अगर d की पावर 1 मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पर d अपॉन डी एक्स। अब d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है? कि भाई कोई भी फंक्शन हमें f ऑफ x दे रखा है उसका क्या करना, हमें एक बार उसका अवकलन करना है। और यदि यहाँ पर हम मान लें d की पावर 2 मान लें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? d की पावर 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? तो जो भी फंक्शन दे रखा हो उसका दो बार हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनको कहेंगे अपन डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक, अवकल संकारक, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका एक रिप्रेजेंट करने का और तरीका क्या होता है? तो देखिए यहाँ से इसको अपन लिखते हैं अपन, देखिए ये ऊपर हमने इसको किस में चेंज किया है? इसको कैपिटल D के फॉर्म में लिखे हैं। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे? d की पावर n। अब ये जो y है ना यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेशन में जो ये y है इसको अपन कॉमन लेके राइट साइड में लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। तो देखिए किस प्रकार, ये क्या? d की पावर कैपिटल D है ना, d की पावर n प्लस फिर है हमारे पास a1 d की पावर n माइनस वन, फिर प्लस a2 d की पावर n माइनस टू प्लस ये कहाँ तक है हमारे पास? लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे a की पावर n, इसके साथ था y। देखिए y यहाँ पर इनके सबके साथ है, तो इनको जब हम कॉमन लेंगे तो इसको सिर्फ राइट साइड में ही लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास q ऑफ x, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पार्ट, y बाहर है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम इसको लिख सकते हैं ये कोई एक फंक्शन है किसका? कैपिटल D का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ d, ठीक है। ये ब्रैकेट वाले को मैंने लिखा है यहाँ पर f ऑफ d, यानी ये कोई कैपिटल D का कोई फंक्शन मान लिया इसको। अब ये जो y है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वापस y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर q ऑफ x, ठीक है। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये एक और तरीका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें, ये तो हो गई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें बात करते हैं जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी होगी तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार आएगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से उसका जो लास्ट फाइनल सॉल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापक हल,
देखिए यहाँ से ये जो व्यापक हल है वो बना होता है हमारे पास, एक तो पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा, ठीक है, और उससे पहले आएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ये हो जाएगा यहाँ पर पूरक फलन, ठीक है, प्लस अब जनरल सॉल्यूशन में एक और क्या इंक्लूड होगा, तो वो होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट समाकल, विशिष्ट समाकल। तो ये था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जब व्यापक हल निकालेंगे यानी लास्ट फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो दो पार्ट से बना होगा, एक तो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF की। तो देखिए इसको यहाँ पे शॉर्ट में कैसे लिखोगे आप, ये यहाँ पे हो जाएगा CF और इसको लिखेंगे यहाँ पे PI, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं इसमें, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, उसके बाद हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। तो ये है हमारे पास CF, ठीक है, पूरक फलन। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन मान लेता हूं मैं, वो है इक्वेशन f(d) y इज इक्वल टू 0। ये कोई भी हमारे पास क्या है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का मैं कोई सॉल्यूशन यानी हल मान लेता हूं e⁻mx, ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन यानी हल, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर e⁻mx, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे m है तो उसके देखिए यहाँ से e⁻mx इसका मान लिया हमने हल। अब इस केस में जब इसकी जो ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मानूं तो देखिए, तो सॉल्यूशन e⁻mx है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी सहायक समीकरण, ठीक है। CF निकालने के लिए इसकी सहायक समीकरण हो जाएगी हमारे पास f(d) की जगह क्या पुट करेंगे अपन, m इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगी वो होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। देखिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण, ठीक है। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये जो भी इक्वेशन आएगी और इसकी डिग्री अगर 3 2 जो भी हो उसके हिसाब से इसके क्या निकलेंगे, रूट यानी मूल। तो m के हिसाब से देखिए अगर मैं मूल मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी, पहले जो गिवन इक्वेशन है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम निकालेंगे रूट, ठीक है। तो देखिए मैं रूट की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं केस ले लेता हूँ, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ठीक है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट ले लेता हूँ, डिस्टिंक्ट, ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब सब अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, यानी जो हमारे पास सहायक समीकरण के सभी मूल क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास देखिए एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 2 3, यानी जो ये m की वैल्यू आई, अब इक्वेशन क्या थी, m में इक्वेशन आई ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके मैंने मूल निकाल दिए 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब इस मूल निकालने के बाद इसका जो CF आएगा उसको CF को कैसे लिखेंगे, तो CF की बात करें, ठीक है, इसको y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CF क्या होगा, अब देखिए इसमें एक क्या ध्यान रखना है, जितने मूल आएंगे उतने ही उसके साथ क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम मानेंगे C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, m की वैल्यू आई 1, हमने सॉल्यूशन इसका क्या माना था e⁻mx, तो m की जगह मैं पुट करूंगा 1 C1 के साथ, देखिए आ गया C1 पहला कांस्टेंट, e की पावर में m पहला ले लेता हूँ 1x प्लस दूसरा कांस्टेंट C2, फिर यहाँ पे रूट आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा e⁻2x प्लस C3 यहाँ पर आ जाएगा e⁻3x, ठीक है। तो ये रहेगा इसका CF। जब ऑक्सिलरी कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आ जाए 3 अलग अलग, तो उसका CF रहेगा ये पूरक फलन में हमारे पास इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है।
अब ये तो केस कौन सा था, जब तीनों मूल क्या हो, अलग अलग हो। अब मैं मान लेता हूँ कि मूल क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर केस बी में हम मान लें इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों रूट क्या मान लेता हूँ, सेम मान लेता हूँ। तो देखिए इसका एग्जांपल मान लेते हैं अपन 2,2, ठीक है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसमें 3 लेंगे, 1,1,1, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 मूल मान लिए जो कि दो सेम है, यहाँ पर तीनों मूल हैं वो जो क्या है, तीनों सेम है। तो देखिए इस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, CF, तो इसका CF लिखेंगे, जितने मूल है उतने ही इसमें कांस्टेंट आएंगे। तो देखिए यहाँ से C1 प्लस, अब जब हमारे पास मूल क्या है, रिपीटेड आए, ठीक है, तो कॉमन रूट आने पर हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट आता है, जितने कांस्टेंट आएंगे, देखिए 2 मूल है, 2 कांस्टेंट आ गए, फिर इसके साथ यहाँ पे क्या लेना है, x लेना है, और यहाँ पर मूल क्या है, 2 है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा e⁻²x, ठीक है। तो देखिए इसको वापस देखें, तो जब रिपीटेड रूट, यहाँ पे कितने रिपीटेड रूट है, 2, तो ब्रैकेट के अंदर आप कैसे लिखोगे, C1 प्लस C2x, और यहाँ पर बाहर आ जाएगा हमारे पास e⁻²x ये वाला, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से ये क्या है, 3 रिपीटेड रूट है, तो आप कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू 3 आए तो यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2x, अब तीसरा भी रिपीटेड है तो यहाँ पे आएगा C3, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, x², ठीक है। बाहर आएगा e⁻mx, तो यहाँ पे m क्या है, ये है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 1x, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 1 1 एक चौथा 1 एक और भी आता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, C1, यहाँ पे क्या है x⁻0, फिर x⁻1, तीसरा रूट सेम आया तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻2, फिर इसका अगला रूट 1 आता तो हम क्या करते हैं, C4 x⁻, हो जाता वहाँ पर 3, ठीक है। और बाहर ये जो e⁻ में यहाँ पे mx कॉमन आएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉमन रूट है उसको यहाँ पे बाहर लिख देंगे e⁻1x, ठीक है। तो इस प्रकार रहेगा जब क्या रहेगा, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सेम, ठीक है। तो इसका ये CF कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट C। अब हम यहाँ पे जो रूट होगा वो ले लेते हैं इमेजिनरी, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, जो सहायक समीकरण है उसके मूल हम यहाँ पे ले लेते हैं इमेजिनरी, यानी काल्पनिक, इमेजिनरी। तो देखिए यहाँ से इमेजिनरी रूट इसमें मान लेते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब देखिए इमेजिनरी रूट आएगा तो वो हमेशा क्या किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास पेयर में, ठीक है, कॉन्जुगेट फंक्शन होगा, यानी एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अब देखिए यहाँ से ये रूट हो गया, अब इसका CF आप किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये जो अल्फा है ये क्या है यहाँ पर रियल पार्ट, जबकि बीटा क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है एक यहाँ पे आयोटा है। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से अल्फा के लिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे e⁻α x, ठीक है, मैंने रियल पार्ट लिख दिया m की जगह, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, आपको यहाँ पे 2 तो है ही है, प्लस का एक माइनस का, यानी C1 और जो C2 आएगा वो यहाँ पे आएगा C1 cos, अब यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पार्ट क्या है, बीटा है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे बीटा x प्लस, फिर C2 दूसरा आएगा यहाँ पर साइन x, ठीक है। देखिए साइन यहाँ पे क्या है, बीटा, ये भी आ जाएगा यहाँ पर बीटा x, ठीक है। तो ये रहेगा कौन सा केस, जब इमेजिनरी पार्ट हो, तो उसमें जो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट तो आ जाएगा यहाँ पे e⁻ में m की जगह, और फिर यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो ये है बीटा है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे C1 cos बीटा x, C2 साइन बीटा x के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, इमेजिनरी पार्ट को, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का, ठीक है। ये रियल पार्ट यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा जो है रियल यहाँ पे आ जाएगा e⁻ में, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x के साथ, ठीक है। तो ये भी हो गया यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू वाला भी हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें इसमें, तो देखिए CF के यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या निकालना है, CF निकालना है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं कैपिटल D में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, d की पावर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा यहाँ पे d प्लस, देखिए यहाँ से y कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर y कॉमन इज इक्वल टू 0, ठीक है। y राइट साइड में रखना है। अब देखिए यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में क्या करते हैं, d की जगह हम पुट कर देंगे m, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। f ऑफ m y इज इक्वल टू 0 होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास। अब इसके अपन निकाल देते हैं रूट। तो देखिए यहाँ से इसके टुकड़े करेंगे, m स्क्वायर, देखिए इसको ये लिख सकते हैं अपन माइनस का 2m माइनस का 1m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से -2 -1 मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा प्लस का 2, ऐड करने पर वापस आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से देखिए m कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे m -2 आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे m-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं m-2 कॉमन लूँगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये होगा m-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेते हैं, क्या आएगी, m की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगा एक तो हमारे पास प्लस का 1 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। तो ये तो आ गए हमारे पास रूट। अब ये दोनों रूट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो देखिए इसका जो CF होगा वो क्या हो जाएगा, CF की बात करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर में mx होता है, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, एक तो C1 e की पावर में यहाँ पे आ जाएगा 1x प्लस C2 e की पावर में यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो ये रहेगा इसका CF यानी पूरक फलन, ठीक है। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं CF की, जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले CF देख लेते हैं। अब ये हो गया यहाँ पे इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट इसका बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए ये तो था हमारे पास दोनों अलग अलग के लिए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर रूट क्या हो, सेम हो। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर है हमारे पास प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से पहले तो सबसे पहले वही स्टेप, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और यहाँ पर बाहर कॉमन आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। वापस वही इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके टुकड़े करें तो ये क्या बनेगा, m स्क्वायर, देखिए इसको तोड़ें तो -1m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं m, तो यहाँ पे क्या आएगा m-1, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा m-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से m-1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा m-1 कॉमन लेने पर यहाँ पर रिमेनिंग होगा m-1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से m की दोनों वैल्यू मिलेगी हमें 1,1, दोनों वैल्यू क्या आई, सेम आई। तब इस केस में हमारे पास CF लिख देते हैं यहाँ पर, CF यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू C1 प्लस, अब रिपीटेड है तो हम ब्रैकेट के अंदर पहले C1 फिर C2x, ठीक है। अगर तीसरा भी रिपीटेड होता तो हम लिख देते C3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही है तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे C1 प्लस C2x ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर जो e की पावर में mx आता है तो m यहाँ पर क्या है 1 है, तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर 1x। तो ये हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसका CF, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हमारे पास, देखिए ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इमेजिनरी वैल्यू के लिए। तो ये है हमारे पास d³ प्लस d, यहाँ पर है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ से पहले d कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया d कॉमन, या फिर देखिए पहले डायरेक्ट इसके ये कैपिटल D के फॉर्म में तो है ही। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये है m³ प्लस m
इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले m कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, m कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो एक तो रूट इसका डायरेक्ट मिल जाएगा m इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू 0। इसकी बात करें तो देखिए m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1। अब मैं जब इसका वर्गमूल लूँगा तो ये क्या बनेगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का 1, ठीक है। अब जब रूट के अंदर माइनस का 1 होता है, उसका मतलब क्या देगा, ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, यानी काल्पनिक मान। तो इसका जो काल्पनिक मान क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का आयोटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तो वैल्यू आई 0 m की, और बाकी दो क्या आई, प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, d की पावर 3, यानी m की पावर यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 रूट मिल गए, एक तो 0 प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा। अब देखिए यहाँ से इसका CF देख लेते हैं, तो CF की बात करें, अब पहले तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है C1 e की पावर, अब यहाँ पर तो 0 है, 0 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, e की पावर 0x मतलब 1 होता है, तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0x, फिर प्लस। अब यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू के लिए यहाँ तो इसका रियल पार्ट तो क्या है, एब्सेंट है, यानी e की पावर 0x ब्रैकेट के बाहर आएगा। अब जो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर कांस्टेंट होएगा और साथ में कॉस। अब यहाँ पर इसका जो कॉफिशिएंट है आयोटा का वो क्या है, 1 है, तो कॉस x प्लस साइन x आएगा, और उसके साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, C2 और C3। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मैं रियल पार्ट को यहाँ पे इसमें भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा e की पावर 0x, ठीक है। बाकी वाले जो इमेजिनरी पार्ट का वो होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे C2 कांस्टेंट इसके साथ आएगा, कॉस। अब यहाँ पर बीटा की जगह 1 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट x आ जाएगा, प्लस C3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन x, ठीक है। अब e की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर C1 प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, यहाँ से ये होगा C2 cos x प्लस C3 साइन x, ये हो जाएगा इसका CF, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रिलेटेड एग्जाम्पल, जिसके अंदर देखिए पहला एग्जाम्पल था जिसके अंदर दोनों रूट क्या आए थे, अलग अलग, ठीक है। ये था पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर दोनों रूट क्या है, अलग अलग है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार रहेगा, दो अलग अलग कांस्टेंट आएंगे और इसके अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस केस में, यानी जो सेकंड एग्जाम्पल था, इसके अंदर इसके जो दोनों रूट है वो क्या है, सेम है। सेम के केस में C1 प्लस C2x लेना है, और बाहर आ जाएगा जो भी रूट था e की पावर में x। अब अगर इसका तीसरा रूट भी सेम आता तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के साथ यहाँ पे क्या ऐड करते, प्लस C3x की पावर 2, और एक और आता तो C4x की पावर 3 आ जाता, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिपीटेड रूट के रूप में ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया, ये है इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा, जिसके अंदर इसका रियल पार्ट तो 0 है, तो हमने यहाँ पे e की पावर 0x लिख दिया। बाकी इमेजिनरी के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यहाँ पे cos x प्लस साइन x, और जो भी इसका यहाँ पे कांस्टेंट है C1 C2 जो भी है वो यहाँ पे इसके साथ लगा लिया। पहला तो C1 ले लिया, तो बाकी वाले C2 और C3 हमने यहाँ पे ले लिया। अगर इसको पहले लेंगे तो यहाँ पे C1 C2 लगा सकते हैं, और तीसरा अगर ये 0 लें तो यहाँ पे आ जाएगा C3, ठीक है। कांस्टेंट तो इधर उधर ले सकते हैं, ठीक है। ये पहले लिया तो यहाँ पे C1 आ गया, और ये बाद में लिया तो यहाँ पे C2 और C3 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रिलेटेड वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशिष्ट समाकल के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।